नमस्कार, मिड के मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार रेंज बाउंड ट्रेड में अभी भी कामकाज कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार बनी हुई है मिड कैप में, रफ्तार बनी है स्मॉल कैप में, रफ्तार बनी हुई है निफ्टी बैंक में, जहां पर तेजी है। लेकिन निफ्टी मोर लेस फ्लैट है, सेंसेक्स मोर लेस फ्लैट है। निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है। एक समय पर 250 अंकों के आसपास का उछाल था, वो अब थोड़ा हल्का होकर 150 अंकों के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो बाजार में स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। 1300-1350 शेयर तेजी में है और करीब करीब 945 शेयरों में खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट्स में जो अपमूव है वो कैरी हो रहा है ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में और रेंज बाउंड ट्रेड में भी अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 210 अंक ऊपर है मिड कैप इंडेक्स और करीब करीब 0.5% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको दिखाई पड़ेगी। आगे बातचीत करेंगे हम कई सारी अहम खबरों के ऊपर भी, आज मार्केट्स के ऊपर भी, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। महंगाई कंट्रोल कर पर आरबीआई का फोकस कायम, नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव और स्टांस में कोई बदलाव। FY 25 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार, कहा देश में निवेश का माहौल बेहद ब्राइट। प्राइवेट केपेक्स में आई है जोरदार तेजी। यूपीआई के जरिए अब कैश जमा कराने की मिलेगी सुविधा, डिपॉजिट के लिए डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। यूपीआई पेमेंट के लिए भी थर्ड पार्टी ऐप को भी मिलेगी मंजूरी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में किया ऐलान। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, निफ्टी फ्लैट लेकिन एचडीएफसी बैंक के दम पर बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई दे रही है आउट परफॉर्मेंस। एचडीएफसी बैंक में लगातार 7वें दिन तेजी, शेयर आज 1.5% ऊपर। $200 करोड़ की एमएससीआई खरीदारी की उम्मीद ने भरा जोश, ब्रोकरेज भी हुए बुलिश। मैक्वेरी ने दिया 2000 के टारगेट। Q4 अपडेट के बाद बजाज फाइनेंस पर दबाव, 2% की गिरावट के साथ बना निफ्टी का टॉप लूजर। आरबीआई के नए नियमों से नए लोन देने की रफ्तार पड़ी धीमी, तिमाही दर तिमाही नए लोन की ग्रोथ 20% घटी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जोरदार तेजी, 6% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना आईजीएल, साथ ही एमजीएल और गुजरात गैस में भी अच्छी खरीदारी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी, 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने की, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने का वायदा, एमएसपी कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र। कई बार हमने बात की इसकी कि ये लाइन जो है ना, ये जो कोविड के टाइम से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इस पे ये सपोर्ट ले रहा है। पिछली बार भी जब वो बड़ी गिरावट आई थी, वो 200 वीक मूविंग एवरेज भी इसने ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद भी इस लाइन को इसने नहीं डिसाइसिवली ब्रीच किया। ये वीकली चार्ट में कुछ ग्रीन बार्स बनने शुरू हुए हैं। इन लेवल्स पर ऑब्वियसली कुछ लॉन्ग ओनली फंड्स बाय कर रहे हैं। प्राइस करेक्शन खत्म हो चुकी है, अब टाइम करेक्शन, टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है। वो जहां पर खत्म होगा वो एक पॉजिटिव होगा। जितनी सेलिंग हुई है एफआईआईज की, वो वाकई में ट्रांसलेट होती है नंबर्स में, और अगर ये 55.5% के नीचे आ गई तो यहाँ पर जो बाइंग आएगी एफआईआईज की वो $2 बिलियन की होगी। अभी जो बीएसई पे डेटा अवेलेबल है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो एफआई की शेयर होल्डिंग एग्जैक्टली 4.48% कम हुई है। एमएससीआई में इस रिव्यू में जो है इंक्लूजन हो सकता है। मेरा व्यू कह रहा है पिछले 2 महीने से कि इसमें एसआईपी करिए। मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम 1 या 2 साल के बाद बात करेंगे, ठीक है। मेरा अभी भी ये मानना है कि ये एसआईपी इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के देगा। एचडीएफसी बैंक 2 साल का व्यू रखना होगा आपको। तो एचडीएफसी बैंक पहला नाम, जहां पर बाजार की तेजी में, निफ्टी बैंक की तेजी में आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी इनफैक्ट यही है। आप निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर देखेंगे तो भी उसमें एचडीएफसी बैंक का नाम जो है सबसे ऊपर आपको शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ देर पहले 1560 के आसपास तक के हाईस ने बनाए भी हैं फ्यूचर में, और अभी भी 38 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक से आ रहा है। फिर दूसरा नाम है कोटक का, आईटीसी और एचयूएल 2 और ऐसे नाम है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन सामने से आज प्रेशर है एलएनटी में, आईसीआईसीआई बैंक में, बजाज फाइनेंस में और भारतीय एयरटेल में, जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरव छेड़ा सर मौजूद हैं, निर्मल बांग सिक्योरिटी से, उनसे हम बातचीत करते हैं। नीरव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
रेंज बाउंड ट्रेड है आज मार्केट्स में, लेकिन स्ट्रांग मूव है निफ्टी बैंक में, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, जिसके दम पर निफ्टी बैंक में इतनी अच्छी तेजी है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? यस, देखिए सुमित जी, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हफ्ता गया है काफी बढ़िया गया है। नियर 22,500 के पास में निफ्टी बंद कर रहा है ये पूरा हफ्ता, विच इज अ गुड साइन। अभी आज का जो ट्रेड है उसमें लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही रहेगा। क्लोजिंग प्रोबेबली निफ्टी की अराउंड दैट 22,500 के लेवल स्पॉट में रहेगी। आई बिलीव जो ओवरऑल पैटर्न है काफी बुलिश है। अगले हफ्ते में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है निफ्टी में, फॉलो अप आ सकता है ये वीक का, और उसी कारण से मुझे लगता है कि ओवरऑल बुलिश ही रहना चाहिए। करंट लेवल से अगर आप 2-3 दिन का व्यू रखते हैं तो बाय करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 22,450 फ्यूचर्स में, और 22,800 और 23,000 के जो लेवल्स हैं वो अगले हफ्ते में आने की संभावना लग रही है, ओवरऑल चार्ट देख के और डेटा देख के। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी का भी कहा, बैंक निफ्टी भी काफी पॉजिटिव लग रही है। मेनली अगर आप ओवरऑल रोल ओवर्स देखें जो प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में थे, काफी कम थे। दैट मींस जो शॉर्ट्स थे वो रोल ओवर नहीं हुए, और जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग आ रही है। नो डाउट एचडीएफसी बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर लग रहा है कि अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है, तो करंट लेवल से भी इसमें बाइंग बनाई जा सकती है फ्यूचर्स में। इसका जो अब सपोर्ट है फ्यूचर्स में 48,000 का बढ़िया सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस से आप बाइंग करें, और मुझे लगता है इसका ऑल टाइम हाइज अभी आने वाले 1-2 दिनों में जरूर ब्रेक हो सकता है, जो अराउंड 48,600 के पास में है। तो वो ब्रेक होगा, और ओवरऑल जो टारगेट है 48,800 तक का इसमें टारगेट उभर के आ रहा है। तो निफ्टी बैंक दोनों में पोजीशंस लॉन्ग रहेंगी। किसी फॉल का इस्तेमाल करके आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे इंटैक्ट रखिएगा। नीरव सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप बेट कर रहे हो, बाय साइड पे, सेल साइड पे? तो देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो मेटल्स में काफी अच्छी मोमेंटम है, और आई बिलीव इलेक्ट्रोकास्ट स्टील, ये बहुत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, सॉरी, सो ये जो स्टॉक है इसमें बहुत अच्छा एक मूवमेंट हो चुका है। स्टॉक ऑब्वियसली 50 वाला ऑलमोस्ट 200 तक गया, मगर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है अब, और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है इसमें अच्छी बाइंग आएगी, तो करंट लेवल से जरूर बाय करें ये स्टॉक को। 215 का इसमें टारगेट रहेगा, 180 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज, और ये स्टॉक में भी एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट आया है, और ये जो स्टॉक है इसने अब मोमेंटम पकड़ा है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 660 665 तक ये स्टॉक जा सकता है। 615 के स्टॉप लॉस से आप इसे खरीद सकते हैं। तो जेंसार 650 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, 630 के आसपास, इसे आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, 0.5% के आसपास ऊपर है। और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ये दूसरा नाम है मिड कैप स्पेस से, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। नीरज सर को लगता है कि यहाँ पर तेजी के लिए आप इस पर भी एक ट्रेड बना सकते हैं। आगे भी कुछ स्टॉक से बातचीत करूँगा, लेकिन पहले मिड कैप स्टॉक्स देख लेता हूँ किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मिड कैप इंडेक्स जो कि एटलीस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर अभी कामकाज कर रहा है, हालांकि तेजी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी हरे निशान में है। तो मिड कैप के टॉप गेनर्स में सबसे पहले आज रियल्टी, जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टी 3% ऊपर है, ओबरॉय रियल्टी 2% ऊपर है, ब्रिगेड 2% ऊपर है, मैक्रोटेक करीब 1.25% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। केमिकल में से आज हाइकल तेजी में है, टाटा केमिकल 3.5% ऊपर है, अल्कली मेटल्स, अल्काइल अमाइंस होगा जहां पर तेजी है। इसके अलावा फार्मा में सन फार्मा एडवांस 5% ऊपर है, एस्टेक लाइफ 4% ऊपर है, कोपरान 3% ऊपर है, यूनिकेम लैब करीब 5% तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में से आईजीएल शानदार तेजी, गेल 1.5%, जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, महानगर गैस, गुजरात गैस, सब में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, पीबी फिनटेक और कंटेनर कॉर्प जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। गिरने वाले शेयरों में डालमिया भारत 1.5% नीचे है, वोडाफोन आइडिया 2% नीचे है, एसीसी 1.5% नीचे और मैक्स फाइनेंशियल करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है थोड़ी पॉजिटिव साइड पर है। नीरज सर, दो नाम मिड कैप में से, एक तो महानगर गैस जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, और दूसरा इंडस टावर, अभी थोड़ी पहले बाइंग आई है, इन दोनों में क्या करें? तो देखिए, महानगर गैस की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है 2017 के बाद, पहली बारी है जो स्टॉक ऊपर में अराउंड 1300 के ऊपर गया। स्टॉक डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ है,
1550 तक गया था, वापस रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट और फिर रिवर्सल आया। सो आई बिलीव ये स्टॉक में दम है 1550 1600 तक जाने की, और काफी जल्दी जा सकता है, प्रॉब्लली अगले 2-3 दिनों में ही चले जाएगा। तो करंट लेवल से जरूर बाइंग करें। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब करीब 1400 का रहेगा, जो अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक का। 1400 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स। इंडस टावर में देखिए एक चीज बहुत अच्छी हुई थी, जब भी एफएनओ में कुछ समय पहले ये स्टॉक में काफी ओपन इंटरेस्ट रहता था, जो कम हो गया। दैट मीन शॉर्ट्स थोड़े 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 करके कटते गए, और उसके बाद हमने देखा ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली 150 160 वाला वेरी वेल अराउंड 300 के ऊपर हो गया, और वॉल्यूम्स हैव अकोमोडेटेड अलोंग विद दिस मूव। सो आई बिलीव कि यहाँ से अब ये जो स्टॉक है, यहाँ से 350 355 जरूर जाना चाहिए। तो करंट लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स मिले डिप्स में भी बाय करें। 300 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 350 तक के इसमें टारगेट नजर आ रहे हैं। तो इंडस टावर को लेकर और महानगर गैस को लेकर आप राय सुन रहे थे नीरव की, लेकिन अब आज का सबसे बड़ा इवेंट वो है मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी बात करते हैं। तो आरबीआई एमपीसी का आउटकम आया और बहुत सारे जो उसमें से फैसले आते हुए दिखाई पड़े वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जो हेडलाइन नंबर है वो यही है कि कोई भी बदलाव ब्याज दरों के अंदर नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है, और साथ ही साथ एमएसएफ और बैंक रेट को 6.75% पर बरकरार रखा गया है। एमपीसी सदस्यों में से 5 की सहमति से 5-1 की सहमति से ये फैसला लिया गया है। और जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का स्टांस है, उस स्टांस को बरकरार रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टांस है, इसके ऊपर यहाँ पर बरकरार रखा गया है इस स्टांस को, स्पेशली इन्फ्लेशन को देखते हुए, जहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइजिंग क्रूड प्राइसेस और जो रुपये की कमजोरी है, इसको आधार मानते हुए ये एक स्टांस को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स की अगर बात किया तो FY25 में रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7%, FY25 के Q1 में जीडीपी अनुमान 7.2% से घटाकर 7.1% के आसपास किया गया है। वहीं अगर FY25 के ये जीडीपी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, Q1 FY25 के लिए 7.1% किया गया, जो पहले 7.2% था। Q2 FY25 के लिए 6.8% से 6.9%, Q3 FY25 के लिए 7% पर बरकरार, और Q4 FY25 के लिए करीब 6.9% से बढ़ाकर 7% के आसपास किया गया। लाइकवाइज इन्फ्लेशन का जो अनुमान है उसमें Q1 FY25 के लिए करीब 5% से घटा के 4.9%, Q2 FY25 के लिए 3.8%, जो कि 4% के सामने रखी गई है। Q3 FY25 में 4.6% में बरकरार रखा गया है, और Q4 FY25 में भी स्लाइटली इन्फ्लेशन टारगेट्स को लोअर साइड पर रिवाइज किया गया, 4.7% से घटाकर अब करीब 4.5% के आसपास का एक यहाँ पर नंबर आ गया है। तो ये कुछ रिवीजन या कुछ फेरबदल जो है वो एमपीसी के आउटकम के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ये भी सुन पाते हैं कि पॉलिसी पर आरबीआई गवर्नर साहब का क्या कहना है, शक्तिकांता दास साहब का, आपको वो भी सुन लीजिए। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. तो एमपीसी आउटकम में जो जिस तरह के बदलाव थे उसके ऊपर गवर्नर साहब के आप बयान सुन रहे थे, लेकिन एक बड़ा बदलाव भी आज हुआ है जिसका ऐलान आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पॉलिसी में किया। वो ये कि अगर आप एटीएम मशीन में यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। कैसे ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा, क्या ये सुविधा होगी, इस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण जी, पहले तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस का चलन बढ़ा और अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जरिए कैश डिपॉजिट जैसी चीजें भी आनी शुरू हो रही हैं। कैसे पूरा ट्रांजैक्शन होगा?
देखिए, दरअसल अभी अगर आप कोई अपने अकाउंट में पैसा जमा करने जाते हैं एटीएम के जरिए, तो कैश डिपॉजिट मशीन में आपको अपना एटीएम कार्ड लगाना पड़ता है। वहां पे फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर आपको पैसा डालने के लिए कहा जाता है। पैसा डालेगा तो फिर मशीन उसको पैसे को समीक्षा करके एक्सेप्ट करती है। लेकिन अब आरबीआई के इस फैसले के बाद आपको एटीएम कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे जाएंगे, जो भी कैश डिपॉजिट मशीन होगी, वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या यूपीआई के जरिए पैसा जमा करना चाहते हैं। उस ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक आपको बारकोड खुल के सामने आएगा स्क्रीन पे। उस कैश डिपॉजिट स्क्रीन पे जो बारकोड आएगा, उसी वक्त आप अपना मोबाइल हाथ में रखिएगा, अपना यूपीआई ऐप खोल के रखिएगा। यूपीआई ऐप के स्कैनर से उस बारकोड को स्कैन करिएगा। जैसे ही स्कैन करेंगे, वो डिटेल आपको उस स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, कैश डिपॉजिट मशीन की स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद आप कैश जमा करेंगे। कैश जमा करने के बाद जैसे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, तो वो आपको वहां पे कैश को गिनता है, और फिर सारे कैश अगर सही होते हैं तो कितना कैश जमा किया वो सामने स्क्रीन पे दिखता है। उसका आप ओके करेंगे, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको अपने एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो एटीएम के पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और बगैर एटीएम के आप कैश अपना जमा कर सकेंगे। ये पूरी व्यवस्था है। तो इन केस अगर आप कैश जमा करना चाहते हैं और यूपीआई के जरिए कैश कैसे जमा हो, तो पूरा प्रोसेस आपको लक्ष्मण जी समझा रहे थे। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आज लक्ष्मण जी हुआ है, वो है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। और ये जो डिटेल्स है, इस पर भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि ये भी एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि अपकमिंग है। सो यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार इस वजह से किया जा रहा था, जिसको आज जारी कर दिया गया, कि जिस तरीके से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, उस हमले के बचाव में कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस का विजन का है। तो यहाँ पे जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी, वो था रोजगार। तो उस घोषणा पत्र में रोजगार पर खास फोकस किया गया है और कहा गया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। मनरेगा के तहत 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का वादा किया गया, जो अभी 250 से 300 रुपए प्रतिदिन तक है। युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप का वादा किया गया है। शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। तो ये सारी बातें रोजगार पर फोकस है। दूसरा, किसानों के मोर्चे पे जो किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। एमएसपी के लिए कानून बनेगा, इसका वादा किया गया है। कर्ज माफी आयोग का गठन होगा, तय समय पर किस हालात में कर्ज को माफ किया जाए किसानों का, इसका फैसला लेने के लिए। जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है, यानी खेती से जुड़े सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये वादा किया गया। हाँ, सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, ये कह करके कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा, आरक्षण की 50% की सीमा को हटाया जाएगा, शिक्षा नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभी जातियों के लिए होगा, और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाएगा, ये भी यहाँ वादा किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में वादा किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अब देखना है कि बीजेपी क्या घोषणा पत्र में क्या होता है। वहां भी लगातार घोषणा पत्र कमेटी की बैठकें चल रही हैं। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए, ये पॉलिसी से लेके पॉलिटिक्स तक, इसके बीच में कैसे इतनी तैयारी कर रहे हो आप, बैक टू बैक? नहीं, मेरा अपना हमेशा से मानना है कि पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं नहीं, दोनों एक साथ हैं। पॉलिटिक्स ये बता देते कि पॉलिसी क्या आने वाली है, और पॉलिसी बता देते कि पॉलिटिक्स क्या होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, दोनों पे हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी लक्ष्मण जी की जगह एक और हमारे सहयोगी साथ जुड़ेंगे, वो होंगे असीम मनचंदा। उनसे भी एक इंटरेस्टिंग खबर सुनेंगे, ऑनलाइन कंपनियों पर जीएसटी से जुड़ी हुई, उसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स रेंज बाउंड ट्रेड के साथ कामकाज कर रहा है। करीब 150 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स से, और थोड़ा हायर लेवल से ईज ऑफ होके निफ्टी बैंक मिड कैप अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट में एक और अपडेट यह है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर जल्दी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है, और इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी है। तो असीम, इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है और शायद जल्दी फैसला भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
जी सही कहा सुमित, पिछले साल सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इनके ऊपर 28% जीएसटी लगाया था और ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगाया गया था। जो कंपनियां हैं उनको अक्टूबर 2017 से जीएसटी देना है। अब तक कंपनियों को 74 नोटिस भेजे जा चुके हैं और उनसे 1,12,000 करोड़ रुपए की डिमांड रेज की जा चुकी है, लेकिन कंपनियों ने इसको सब हाई कोर्ट्स के अंदर चुनौती दी है। देश के विभिन्न हाई कोर्ट के अंदर करीबन 27 याचिकाएं जो है पेंडिंग है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक ट्रांसफर पिटीशन लगाई थी और कहा था कि जितने भी ये हाई कोर्ट से मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, इन सारी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है, यानी कि अब ये सारे मुकदमों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अप्रैल अंत तक का वक्त दिया है और 1 मई से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो जिससे कि जल्दी सारा मामले का निपटारा हो सकता है और ऑनलाइन कंपनियों को राहत भी मिल सकती है। तो जल्दी निपटारा भी हो सकता है और शायद राहत भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और इन सभी खबर पे हमसे बातचीत करने के लिए। जानने से पहले एक बार जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह का मुकाबला इस हफ्ते देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते जो मुकाबला है उसमें शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के जतिन गेडिया, डबल एसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में मुकाबला है। और सो फार जो रिटर्न है उसके लिहाज से जतिन गेडिया लीड कर रहे हैं 16.5% के रिटर्न के साथ। विरल करीब 6% के आसपास का रिटर्न उनका है और कपिल का रिटर्न रफली 1% के आसपास का सो फार देखने को मिल रहा है। तो सो फार हैंड्स डाउन जतिन गेडिया कामकाज करते हुए 1-1.5 घंटे का सेशन बाकी है। मिड कैप मंत्रा में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले नो योर कंपनी में आज कुछ देर में हम बातचीत करेंगे थॉमस कुक की मैनेजमेंट के साथ, जो हमारे साथ मौजूद रहने वाली है और ख़ास तौर से इस तरह का ट्रेंड है उसके ऊपर बातचीत होगी कि कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म मार्केट के अंदर और अपकमिंग समर वेकेशन के लिए किस तरह से कंपनी तैयार है। इन सब पर हम बातचीत करते हैं छोटे ब्रेक के उस तरफ।